जेईई मेंस के फाइनल रिवीजन में आज हम 13 अप्रैल 2023 का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था वो करने वाले हैं। ठीक, इसमें हम 7 पेपर सॉल्व कर रहे थे जिसमें 5 पेपर ऑलरेडी हमने कर लिया। ये 6th पेपर है। ठीक, इसके बाद एक पेपर और आएगा। अब इसके बाद आप क्या चाहते हो वो कमेंट्स में बताओ नीचे कि इसके बाद क्या चाहिए। और वीडियो के एंड में और कुछ बातें जो डिस्कस कर लेंगे तो वो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। पहले बिना कुछ बकैती के अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसमें हम पूरा एक ही इस वीडियो में हम पूरा जो पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर ही सॉल्व करने वाले हैं। 13 अप्रैल 2023 का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। ठीक, तो शुरू करते हैं वन बाय वन बिना किसी टाइम पास के। टाइम आपके पास भी नहीं है तो एकदम रैपिड फायर राउंड में। अब इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज अटेम्प्ट करेंगे जैसे कि आप एग्जाम्स में अटेम्प्ट करोगे। ठीक, तो साथ ही साथ हम कुछ टेक्निक भी सीखते जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करना, एरर कम करना, किन बातों का कैलकुलेशन करना है, कौन सा नहीं करना है। एज यूजुअल जैसा कि हम पहले भी करते थे, पहले भी जो हमने पेपर सॉल्व किया है सारे ही पेपर में हमने ये सब चीज़ें सीखी है। तो आई होप कि अब तक आप इन सब चीज़ों में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आप में आया होगा। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट मतलब एटलीस्ट 20-30-40% का मैं इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अपने अब तक अभी तक आपने जो 5th मतलब 5 पेपर हमने सॉल्व किया वो आपने अगर सॉल्व किया है तो कुछ इम्प्रूवमेंट आप में हुआ होगा, कुछ एरर मिनिमाइज होगा, कुछ कैलकुलेशन फास्ट, थोड़ा सा जो चीज़ें टेक्निकल मतलब प्लानिंग करना कि किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, कैलकुलेशन वाइज किस चीज़ को लिखना है, किस चीज़ को नहीं लिखना है। हम इन सभी पेपर में सॉल्व करने के साथ साथ ये सब चीज़ें भी सीखते हैं। ठीक, इसमें भी हम एज यूजुअल वैसे ही करेंगे कि अपना मतलब जो एग्ज़ाम्स पैटर्न है मतलब एग्ज़ाम हॉल में बैठ के आप जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा रैपिड फायर तरीके से होगा, पर हाँ जहाँ चीज़ें एक्सप्लेन करने की होगी वहाँ पे मैं करूँगा। जहाँ थियरी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ज़रूरी होगा वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। इसलिए ये थोड़ा वीडियो मतलब लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है एक्सप्लेनेशन की वजह से। वरना सिर्फ कैलकुलेशन सॉल्व करना हो तो आपको तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है तो आप इससे भी फास्ट कर सकते हो। ठीक, तो वो हम साथ साथ सीखेंगे। और भी जो बातें हैं, एरर फ्री, फास्ट करना, थोड़ा टेक्निकल प्लानिंग करना, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किसको नहीं करना है, ये सब जो तमाम बातें हैं वो सब साथ में सीखते चलेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन मतलब 31st सेक्शन सेकंड का जो फिजिक्स का पेपर होता है। ठीक, तो 31st क्वेश्चन बोल रहा है हमारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल असर्शन रीजन का क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो असर्शन बोल रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर फॉर द न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर इन द रेंज ऑफ 30 to 170। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जो होता है वो इंडिपेंडेंट ही होता है क्योंकि जो ग्राफ होता है वो समवट फ्लैट होता है। अगर याद हो तो बाद में जाकर फ्लैट हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस वाला ग्राफ। तो अप्रॉक्सीमेटली इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर हो जाता है, मास नंबर, या फिर यहाँ पे जो दे रखा है इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर हो जाता है। ठीक, तो ये जो असर्शन है वो करेक्ट है। ठीक, रीजन बोल रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स, यस करेक्ट है, पर ये रीजन नहीं है। ठीक, तो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, सही बात है, पर इसकी वजह से ऐसा नहीं होता है कि इसकी वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस होता है वो कांस्टेंट होता है, वो इस वजह से नहीं होता है। ठीक, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सेकंड मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द आउटपुट ऑफ नैंड गेट हैविंग इनपुट ए एंड बी आर गिवन बिलो। नैंड गेट का इनपुट दे रखा है, आउटपुट क्या होगा वो हमें करना है। ठीक है, तो लेट्स से अब इसमें सबको बैठ के पहले हम चेक नहीं करेंगे, पहले एक दो ही चेक करेंगे, मतलब इसको सिलेक्शन रिजेक्शन मेथड से करेंगे, ऑप्शन को रिजेक्ट करेंगे, वो टेक्निक अपनाएंगे। ठीक, अब मतलब अपनाएंगे। लेट से पहला चेक करते हैं। पहला ए का इनपुट क्या है, 1 1, तो 1 1 का नैंड गेट में क्या पहले एंड आता है फिर नॉट गेट लग जाता है, तो 1 और 1 का एंड करेंगे तो 1 ही होगा, फिर नॉट गेट लग जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो फाइनल इसका जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। तो देखा जाए तो इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, ये 1 है, तो फोर्थ ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। ठीक, बचा ये 3। अब अगला अगला अगर देखें नेक्स्ट मतलब, तो इसमें ये तीनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों में 1 1 1 है, तो कुछ रिजेक्ट होगा नहीं, तो इसको हम चेक ही नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि सब में सेम ही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो होगा ये वाला, तो नेक्स्ट क्या है, 0 है और 1 है, तो 0 और 1 का एंड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर
नॉट गेट लगाएंगे तो 0 का 1 बन जाएगा, तो फाइनल आउटपुट इसका क्या होगा 1। ठीक, तो ये सेकंड ये थर्ड वाला इसमें 1, ये तो सही है, इसमें 0 और ये 0 दे रहा है, तो इसकी वजह से ये वाला रिजेक्ट, ये वाला रिजेक्ट, तो 2/3 भी रिजेक्ट हो गया, ये सही है, तो यानी कि बस यही वाला बचा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बस बाकी का हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये सब ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में आपको यही मेथड अप्लाई करना है। मैचिंग वाले जो प्रॉब्लम्स होता है वो पहले भी मैं बता चुका हूँ, उसमें सिलेक्शन रिजेक्शन वाला में मतलब जो टेक्निक होता है वो अप्लाई करते हैं। मतलब सारा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा सारा सॉल्व करने बैठ गए, उसमें टाइम टेकिंग बहुत होगा, रिजेक्ट करते जाओ ऑप्शन इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क शोन बिलो द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक, तो इसमें करंट ब्लॉक हो जाएगा, तो करंट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसमें फ्लो करेगा। तो इसमें फ्लो करेगा तो वो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर रेसिस्टेंस देखा जाए तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, यही दो पिक्चर में आएगा, ये तो मतलब आउट ऑफ पिक्चर हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। तो नेट रेसिस्टेंस ये दोनों क्या होगा, सीरीज में 6 + 4 10 नेट रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I = V/R, 3/R, R की वैल्यू 10, तो करंट जो होगा वो 3/10 फ्लो करेगा। ठीक, अब इसमें करंट 3/10 जा रहा है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ΔV = IR। तो डेल्टा वी मतलब इस रेसिस्टेंस के क्रॉस में बोल रहा हूँ, इसी में लिखते हैं, इस रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 3/10 × 6, 18/10 हो गया। यही मतलब इतना वोल्ट, यही वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इन दो पॉइंट के बीच में भी होगा। ठीक, और कोई भी करंट चूंकि इसमें फ्लो कर नहीं रहा है, तो जो कैपेसिटर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसी के बराबर होगा जो इन दो पॉइंट के बीच में होगा। और इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया इसकी मदद से, इतना है। ठीक, तो जो कैपेसिटर के थ्रू मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक, हमें क्या कैलकुलेट कर, चार्ज कैलकुलेट करना है, तो Q = क्या, CV, तो V हो गया और इंटू C, तो इसी में C से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इंटू 4। ठीक, तो ये कितना बन जाएगा, 18 4 जा कितना 72, 72/10 7.2 माइक्रो कूलम। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, माइक्रो में होगा क्योंकि ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है वो माइक्रो में है। ठीक, तो चार्ज जो आएगा वो माइक्रो कूलम में आएगा। तो ये मतलब सवाल कंप्लीट हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द गिवन टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है फॉर ए प्लैनेट द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्लैनेट टू इट्स रेडियस इंक्रीज, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट आल्सो इंक्रीज। करेक्ट बात है, क्योंकि एस्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, √2gm/r। तो अगर m/r का रेशियो बढ़ेगा तो एस्केप स्पीड का भी जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगा। तो स्टेटमेंट 1 जो है क्या है, करेक्ट है। 2 क्या बोल रहा है, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट। गलत बात है, रेडियस पे डिपेंड करता है, तो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM ऑफ एम्पलीट्यूड A, द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजिशन व्हेन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी विल बी, क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को बेसिकली हमें इक्वेट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ K मतलब हाफ m² × A² माइनस x², ये काइनेटिक एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ m² × x², ये पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो दोनों के वैल्यू इक्वेट कर देंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो x होगा वही हमसे पूछा जा रहा है। सिंपल, हाफ m² सब काट कूट देंगे तो A² जो होगा वो क्या, x² को उधर ले जाए तो 2x², तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, A/2 रूट मतलब नीचे चला जाएगा। ठीक, तो A/√2 थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। ए पैसेंजर सिटिंग इन ट्रेन A मूविंग एट दिस ऑब्जर्व अनदर ट्रेन B मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर 8 सेकेंड। इफ द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन B इज दिस देन द लेंथ ऑफ ट्रेन विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो दो ट्रेन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, A और B, दोनों का स्पीड दे रखा है, इसका कितना 190 km/h। तो मतलब 90 को km/h में दे रखा है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18×5 = 25 मीटर पर सेकंड। इसका जो स्पीड कितना दे रखा है 54, इसको करेगा तो 5/18 15 मीटर पर सेकंड।
तो ये 15 मीटर पर सेकेंड से और ये जो है 25 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। और बोल रखा है कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व अनदर ट्रेन बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर 8 सेकेंड। तो ए में कोई अगर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है तो उसको जो ट्रेन बी है वो कितना देर के लिए दिखाई दिया, मतलब यहाँ से जो बगल से जब वो पास कर रहा था तो वो कितना देर के लिए देखा, 8 सेकेंड के लिए। मतलब लेट से अगर ए में कोई पैसेंजर यहाँ पर बैठा हुआ है तो उसको ये बी ट्रेन जो है वो कितना देर, मतलब इसको क्रॉस किया जब तो कितना देर लगा, 8 सेकेंड। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, तो लेट से अगर हम रिलेटिव फ्रेम में चले जाएं, इन द फ्रेम ऑफ ए चले जाएं, तो इन द फ्रेम ऑफ ए जो होगा ये वाला जो है वो रेस्ट में आ जाएगा। तो इन द फ्रेम ऑफ ए, इन ए फ्रेम, ठीक बात समझ में आ रहा है, जो ट्रेन ए है वो तो रेस्ट में आ जाएगा और ट्रेन बी जो है वो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, अगर बी का मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, और दोनों उल्टा डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा। ठीक, तो 15 + 25 30 40 हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अब ए के फ्रेम में ए रेस्ट पे है और बी जो है 40 मीटर पर सेकेंड से इधर मूव कर रहा है। ठीक, और वो 8 सेकेंड के लिए दिखाई दिया। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, डिस्टेंस, मतलब जो 8 सेकेंड में जितना भी डिस्टेंस ये कवर करेगा वही उसके लेंथ के बराबर होगा। तो डिस्टेंस इजकल टू क्या, स्पीड इंटू टाइम, तो 40 इंटू 8 सेकेंड के लिए दिखाई देता है। 8 5 8 चौका 32, 320 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो जो लेंथ ऑफ ट्रेन होगा वो यही इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस आर P0 V0। फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन द गैस इज सडनली कंप्रेस्ड टू वॉल्यूम V0/4 विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मतलब सडनली कंप्रेस किया गया, किसी भी गैस को सडनली जब कंप्रेस करते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। ठीक, तो अब अगर प्रोसेस, एक मिनट, ओके ठीक है, तो अगर प्रोसेस एडियाबेटिक है तो क्या होगा, P1 PV टू द पावर गामा जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इनिशियली कितना दे रखा है, प्रेशर P0 था, वॉल्यूम V0 था, तो इनिशियली क्या होगा, P0 V0 टू द पावर गामा, दैट विल बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर जो कि हमें कैलकुलेट करना है, लेट से उसको P बोल देते हैं। फाइनल वॉल्यूम दे रखा है V0/4 हो गया, तो V0/4 टू द पावर गामा। तो हमें P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से V0 की पावर गामा V0 की पावर गामा कैंसिल हो जाएगा। तो जो P होगा वो क्या, P0, ये तो 1 की पावर गामा 1 हो जाएगा, 4 की पावर गामा जो इधर आएगा, तो P0 4 की पावर गामा, ये फाइनल प्रेशर बन जाएगा। यही हमें कैलकुलेट करना था। सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व होता है। ठीक, कॉन्फिडेंस, क्वेश्चन अभी सॉल्व होगा तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा होगा। ठीक, अच्छा फील होता है, पर अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो कम डिप्रेशन में भी नहीं जाना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें कुछ क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं आता है, या फिर वो ये टॉपिक अगर ये नहीं हुआ तो ये टॉपिक ही ख़राब है, ऐसा नहीं है। कभी कभी माइंड से चीज़ें हट जाती है, फाइनल एग्जाम में रिकॉल हो जाए, पर अपने आप को थोड़ा रिवीजन कर ले, मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि अगर ये वाला भूल गए थे, PV टू द पावर गामा होता है, ये तो बेसिक है, आई होप कि याद होगा, पर लेट्स अगर ये भी माइंड से निकल गया तो रिवीजन कर ले, पर ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है। अभी जो आपने करके रखा है वो बेस्ट है, उस पर भरोसा रखिए। फाइनल एग्ज़ाम में जो भी आपने कर रखा है, जितना भी चीज़ें कर रखी है कर रखे हैं ईमानदारी के साथ, वो ऑनेस्टली उतना एग्जीक्यूट होगा वहाँ पे। तो ज़्यादा डिप्रेशन में अभी लोड नहीं लेना है। ठीक, लोड से दूर रहना है। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन का है। तो असर्शन बोल रहा है कि ए स्पेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस दिस mm हैविंग पर्टिकुलर डेंसिटी falling through a liquid of constant density, the percentage error in the calculation of terminal velocity is 4%। अच्छा ठीक है, तो रेडियस का ये दे रखा है, तो हमें टर्मिनल वेलोसिटी में एरर जो होगा वो 4% का दे रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2/9, क्या होता है, 2/9 ईटा R² g इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है टर्मिनल वेलोसिटी का, VT। तो टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली देखा जाए तो रेडियस पे कैसे डिपेंडेंट है, R² से डिपेंडेंट है। तो जो एरर होगा, मतलब डेल्टा V, लेट्स से मैं सिर्फ V लिख रहा हूँ, टर्मिनल वेलोसिटी को VT नहीं लिख दे रहा हूँ, जस्ट लेजीनेस की वजह से। आपको भी फाइनल एग्जाम में थोड़ा सा भावनाओं से भी समझना है, सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है। तो डेल्टा V/V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेट्स से बाकी सब कुछ मतलब नोन है, कॉन्स्टेंट है, तो जो एरर होगा रेडियस पे कैसे डिपेंड करेगा, 2 डेल्टा R/R इस तरीके से डिपेंड करेगा।
तो डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1 डिवाइडेड बाई 5, ठीक। तो डेल्टा वी बाई वी टू डेल्टा आर 0.1 बाई आर की वैल्यू 5। परसेंटेज एरर हमें कैलकुलेट करना है, मतलब परसेंटेज एरर दे रखा है टर्मिनल वेलोसिटी में 4% का है, तो परसेंटेज एरर कितना, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर वाला जो ये मसाला हुआ ये परसेंटेज एरर इन द टर्मिनल वेलोसिटी हो गया, वो किसके बराबर होगा 2/10 इंटू 5 इंटू 100। काट कूट करे तो क्या, 0 से 0 खत्म, 5 से 2 टाइम द्वारा 2 2 के 4, तो 4%। यस करेक्ट है। तो जो असर्शन है सही बात बोल रहा है कि यस अगर ये रेडियस होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी में जो एरर होगा वो 4% का होगा। नेक्स्ट बात क्या बोल रहा है कि द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जी नहीं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस टर्मिनल वेलोसिटी, तो वो इनकरेक्ट है। तो रीजन जो है गलत है, असर्शन करेक्ट है। तो बस असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, फोर्थ ऑप्शन जो होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट एन इंस्टेंट पर्टिकुलर पोजीशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग निगेटिव जेड एक्सिस। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निगेटिव जेड एक्सिस मतलब माइनस जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। मतलब इसको देखा जाए तो माइनस के कैप डायरेक्शन में है। और जो मैग्नेटिक फील्ड आगे क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वो एक्स डायरेक्शन में मतलब आई कैप डायरेक्शन में है, ठीक है। देन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल बी क्या होगा, ठीक। तो हमेशा ये बात याद रखना है आपको कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है सी जो होता है वो मतलब सी का डायरेक्शन की बात की जा रही है, नॉट सी इक्वल टू डायरेक्शन जो होता है ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रेवल करता है, ठीक। तो हमें सी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल करना है तो कर रहा है, तो दिस क्रॉस दिस कर देंगे, तो माइनस के कैप क्रॉस आई कैप, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक। पहले तो माइनस खोपचे में ले लेते हैं, के कैप क्रॉस आई कैप, के क्रॉस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा आई जे के, तो के क्रॉस आई जो है वो जे के बराबर होगा, साइक्लिक ऑर्डर में जाता है, ठीक। तो जे और तो ये माइनस जे हो जाएगा, ठीक। तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा वो माइनस जे मतलब निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक। निगेटिव वाई एक्सिस जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम टी इज गिवन दिस द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी क्या होगा, तो एस की दे रखा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है, तो क्या डी एस बाई डी टी कर देंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। तो डी एस बाई डी टी करेंगे तो क्या टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, तो 2t तो मतलब बेसिकली ये 5t हो जाएगा। और किस टाइम पे हमें कैलकुलेट करना है, टी इजकल टू 5 पे, तो टी इजकल टू 5 पे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 25, सिंपल। फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये फोकट का मार्क्स मिलता है सर। थोड़ा सा बस पेशेंस रख के अपने को सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये भी ज़रूरी है। अगर शुरुआत के लेट से अगर 10 क्वेश्चन नहीं हुआ सॉल्व फिर भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ठीक है। हो सकता है अगले 20 क्वेश्चन में आप 19 क्वेश्चन सही कर दो, ठीक। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बहुत इजी क्वेश्चन। अब आगे ही जो इधर यहाँ अगर डिमोटिवेट हो गया होगा इधर के प्रॉब्लम में ले 2-4 नहीं हुआ हुआ, वो इतना आसान प्रॉब्लम भी हो सकता है कि जस्ट फ्रस्ट्रेशन की वजह से गलती कर दे। तो फ्रस्ट्रेट अपने को होना ही नहीं है, जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है मज़े से भी रहेंगे। पहले पूरा का पूरा पेपर अटैम्प्ट करेंगे एकदम शिद्दत से दिल लगा के, फिर बाद में देखेंगे एंड में, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग along द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड पैरेलल टू द नेगेटिव जेड एक्सिस देन इलेक्ट्रॉन जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो क्या है आई कैप है, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में निगेटिव जेड एक्सिस में, तो बी का जो डायरेक्शन में क्या माइनस के कैप निगेटिव जेड डायरेक्शन में डाला गया, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स एलोंग, अच्छा तो मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में करेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है क्यू भी क्रॉस बी, ठीक। तो जो डायरेक्शन होता है वो क्या वी क्रॉस बी के बराबर होता है। अब यहाँ पे क्यू जो देखा जाए वो भी निगेटिव है, तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें फोर्स का डायरेक्शन की बात करें तो क्यू निगेटिव है, तो लेट से -1 बोल देते हैं, उल्टा डायरेक्शन आएगा। बी का डायरेक्शन क्या है आई कैप, क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है माइनस के कैप।
तो पहले तो आई कैप इंटू माइनस से, तो माइनस पहले निकाल लेते हैं, तो माइनस निकालेंगे तो ये माइनस मिल के प्लस बन जाएगा, मतलब डायरेक्शन, मतलब ये जो डायरेक्शन फ्लिप करता पर ये एक बार और फ्लिप करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनल जो होगा आई कैप क्रॉस के कैप, फाइनल जो होगा फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक, आई क्रॉस के कितना होगा, आई जे के, आई मतलब साइक्लिक ऑर्डर में जाता है आई जे के, आई क्रॉस जे जो का के होता है, पहले आई क्रॉस के करे तो माइनस जे आएगा। ठीक, तो ये माइनस जे हो जाएगा। तो जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, माइनस जे, मतलब निगेटिव वाई एक्सिस में लगेगा। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन पॉजिटिव वाई एक्सिस, नहीं निगेटिव वाई एक्सिस। तो बी वाला जो बातें हैं स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। आगे और भी बहुत सारी बातें बोल रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का तो डायरेक्शन फिक्स हो गया है। इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नहीं वो मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगेगा तो वो उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड, यस ये बात करेक्ट है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा। तो बी और ई वाला जो बात है वो करेक्ट है, बी और ई फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक, तो अपना जो फाइनल आंसर होगा वो ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, टू प्लैनेट ए एंड बी ऑफ रेडियाई दिस एंड हैव डेंसिटी दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ बी टू द ए इज क्या होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जी का पहले फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर उसका रेडियस ऑन द सरफेस जो होता है ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ पे रेडियस और डेंसिटी के टर्म्स में डील करना है, तो ठीक है, तो मास को हम डेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मास इजकल टू क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मास हो जाएगा। ठीक, तो जो जी है वो देखा जाए तो ये सब तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर से ये आर क्यूब का ख़त्म होगा, आर और रो बचेगा। तो जो जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इंटू रो है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, हमें बेसिकली रेशियो कैलकुलेट करना है तो कांस्टेंट सब मर जाएगा। तो हमें जी का डिपेंडेंस देखना है रेडियस और डेंसिटी पे कैसे है, तो दोनों का प्रोडक्ट फॉर्म में। तो बस अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ बी बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए, वो किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ बी इंटू डेंसिटी ऑफ बी, बी वाला रेडियस ऑफ बी और डेंसिटी ऑफ बी, 1.5 आर रेडियस इंटू डेंसिटी रो बाई 2 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ ए आर इंटू डेंसिटी ऑफ ए रो। ठीक, तो बस काट कूट करें तो रो आर ख़त्म, 1.5 डिवाइडेड बाई 2, 1.5 को क्या मतलब 3/2 लिख सकते हैं, और इंटू 1/2 नीचे ख़त्म तो 3/4, तो जो रेशियो है वो 3/4, यानी कि कौन सा थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चीज़ें देख रहे हो कैसे सॉल्व किया जा रहा है, जो चीज़ें काम की है वही लिखना है, जो काम की नहीं है थोड़ा समझ में आ रहा है तो नहीं लिखना है। ठीक, लेकिन अब ये सब करते समय अगेन बार बार मैं बोल रहा हूँ, पहले भी अभी भी बोल रहा हूँ कि निगेटिव नहीं करना है। अगर लेट्स से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये लिखना चाहिए, मतलब यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, थोड़ा सा भी अगर डाउट हो तो लिख दो। ठीक, ज़्यादा स्पीड अप में ना जाओ फिर, क्योंकि एरर वो ज़्यादा ज़रूरी है कि वो नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम लग जाए पर एरर नहीं होना चाहिए। दोनों दो चीज़ है, एक स्पीड और एक एरर है, तो दोनों में अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना हो तो किसके साथ करोगे, स्पीड के साथ, कि स्पीड भले ही थोड़ा कम हो जाए पर एरर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो एरर अपने को नहीं करना है। ठीक, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो जो चीज़ें लिख दो, लिखोगे यहाँ पे तब दिख जाएगा कि वो कट फट जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लिख दिया यहाँ पे, टाइम ही गया, पर आंसर सही आना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो मतलब ये जो होगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए व्हीकल ऑफ मास दिस इज मूविंग along द लेवल कर्व रोड ऑफ रेडियस दिस विथ एंगुलर स्पीड दिस, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल्स विल बी, क्या होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, mv²/r, या फिर इसको m⍵² इंटू आर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मास दे रखा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा दे रखा है, और रेडियस दे रखा है, सब कुछ इसमें डाल देंगे, सिंपल है, और कैलकुलेट कर लेंगे। बस ध्यान किसका रखेंगे, सब एसआई यूनिट में, मास तो एसआई यूनिट में दे रखा है, ये तो ठीक है एसआई यूनिट में ही है, अच्छा ये भी एसआई यूनिट में है, सब कुछ एसआई यूनिट में ही है, तो यूनिट में बस यहाँ पर डाल देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, टाइम पास है फालतू का, जस्ट वैल्यू पुट करना है, तीनों ही क्वांटिटी यहाँ पे दे रखा है। ठीक, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आउट ऑफ माइक्रोवेव इंफ्रारेड अल्ट्रा वायलेट रे, द अल्ट्रा वायलेट रे आर द मोस्ट इफेक्टिव
फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस। करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये तीनों माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट रे में देखा जाए तो एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका है, अल्ट्रा वायलेट रे का। तो ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने में, क्योंकि थ्रेशोल्ड को अगर क्रॉस करना है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव तरीक़ा से करेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है। ठीक, तो जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है। ठीक, स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, above the threshold frequency the maximum kinetic energy of the photoelectron is inversely proportional to frequency of incident light। जी नहीं, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, एच न्यू, जहाँ पे न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस एच न्यू नॉट, जहाँ पे ये थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो देखा जाए तो वो फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करता है। ठीक, तो वही यहाँ पे दे रखा है कि इन्वर्सली, तो नहीं, गलत बात है। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, अगला ये यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस सो दैट रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, द चार्ज ऑन द 2 पार्ट विल बी क्या होगा। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है और 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे रख दिया गया। अब बोला जा रहा है कि जो फोर्स है वो मैक्सिमम है, तो कितना कितना चार्ज होगा। तो लेट से हम बोलते हैं कि एक पे एक्स चार्ज होगा अगर, या फिर लेट से एक पे अगर क्यू चार्ज होगा तो दूसरे पे कितना होगा 10 माइनस क्यू, मतलब लेट से माइक्रोकूलम ही यूनिट रखते हैं कि 10 माइक्रोकूलम, ये क्यू माइक्रोकूलम है। ठीक, तो इन दोनों के बीच अगर ऐसे हमने डिवीजन किया तो इन दोनों के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर लेट से वही रखना देते हैं। हालांकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि अपने को मैक्सिमम फोर्स का बस वैल्यू कैलकुलेट करना है, फोर्स का भी नहीं, बस चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कुछ भी यूनिट हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फोर्स का एक्सप्रेशन ये आ गया। इस फोर्स को मैक्सिमाइज करना है, तो किसी भी चीज़ को जब मैक्सिमाइज करना तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या हुआ, सम कांस्टेंट, नीचे तो 1 है, Q इंटू 10 माइनस क्यू, ये कुछ बना फोर्स का एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो ये ध्यान याद होगा, मेरा टेक्निक पता होगा। किसी भी चीज़ को जब मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। यहाँ पे फोर्स को मैक्सिमाइज करना है किसके रेस्पेक्ट में, चार्ज के रेस्पेक्ट में, कितना चार्ज हो ताकि ये फोर्स मैक्सिमम हो। तो हम फोर्स को चार्ज से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये तो कांस्टेंट है और इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देते हैं। ठीक, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही केसेस में। तो बस इसको ये करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10Q माइनस क्यू स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10Q माइनस क्यू स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10 माइनस क्यू स्क्वायर का 2Q दैट इज इक्वल टू 0। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/2 यानी कि 5 माइक्रोकूलम। तो Q की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम, तो दूसरा वाला चार्ज कितना हो जाएगा, 10 माइनस क्यू मतलब 10 माइनस 5, तो 5 माइक्रोकूलम। तो यानी कि दोनों को चार्ज इक्वली डिवाइड करना होगा, तब जा करके जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक, ये अपने APGP में भी पढ़ रखा हुआ कि 2 नंबर है, दोनों का अगर सम कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों नंबर इक्वल होता है। बात वही थी, यहाँ पे दोनों का सम जो था वो कांस्टेंट था, प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना तो दोनों बराबर होता है। ये बात आपको मैथ में याद ही होगा। ठीक, उससे भी आप डायरेक्ट अगर वो याद होगा तो कर सकते हो, नहीं तो मतलब प्रोसेस ये रहा। ठीक, तो इसलिए हमने प्रोसेस देख लिया कि प्रोसेस क्या है, कि लेट से अगर कुछ और आ गया तो उस किसी और क्वांटिटी को मतलब मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना हो तो टेक्निक पता हो कैसे करते हैं। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू RT, X इज द प्रेशर, Y इज वॉल्यूम, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T टेम्परेचर। द फिजिकल क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू A/B विल बी क्या होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक तो ये कर सकते हैं कि मतलब इसमें A/B क्या बता रहा होगा ये देखना है। ठीक, तो इसको कैसे कर सकते हैं, एक तो A और B का हम डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि डायमेंशन क्या होगा, और फिर डायमेंशन रख के जो डायमेंशन आएगा वो किसका डायमेंशन है वो देख सकते हैं इसमें से। ठीक, दूसरा तरीका क्या है कि मतलब मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ ऐसे कि मतलब लेट्स से ये
ए का क्या है वो यहाँ से पता चलेगा, ठीक। अब ये दोनों क्वांटिटी को अगर ऐड किया जा रहा है तो दो क्वांटिटी को ऐड हम कब करते हैं, जब दोनों का डायमेंशन सेम हो या फिर दोनों सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक। तो यहाँ पे एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स क्या है, प्रेशर, ठीक। तो एक्स अगर प्रेशर है तो ए बाई वाई स्क्वायर भी प्रेशर ही होगा, ठीक। तो ए बाई वाई स्क्वायर जो होगा वो क्या, प्रेशर ही होगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स इनटू फोर्स बाई एरिया, ठीक। तो ये फोर्स बाई एरिया होना चाहिए इनटू वाई स्क्वायर कर, तो ए क्या हो जाएगा इनटू वाई स्क्वायर, वाई क्या बता रहा है इसमें, वॉल्यूम, ठीक। तो इनटू वॉल्यूम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ठीक है, ए अपने को ये हो गया। इसका डायमेंशन आप यहाँ से निकाल सकते हो कि ए का डायमेंशन क्या होगा। मैं डायमेंशन ना भी निकाले तो भी हो सकता है। जैसे दूसरा देखते हैं, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अभी इन बी के लिए इन दो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों का जो डायमेंशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, मतलब दोनों सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना चाहिए, तभी जाकर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वाई वॉल्यूम है तो बी भी क्या होगा, वॉल्यूम ही होगा। तो जो बी होगा वो भी वॉल्यूम होगा। तो ए बाई बी क्या हो जाएगा, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, दिस डिवाइडेड बाई दिस। अब डिवाइड करें तो क्या होगा, दिख रहा है सीधे, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये। तो फोर्स बाई एरिया और वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया से एरिया कैंसिल, फोर्स इंटू लेंथ। फोर्स इंटू लेंथ किसका, कौन सा क्वांटिटी है, फोर्स इंटू लेंथ का एनर्जी होता है, ठीक। वर्क डन एफ एस कॉस थीटा एफ एस, ठीक। तो एनर्जी, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है। तो ये जो क्वांटिटी होगा ए बाई बी वो क्या होगा, एनर्जी हो जाएगा, ठीक। या फिर आप ये कर सकते थे कि ये डायमेंशन फाइंड आउट करते, ए का कुछ डायमेंशन मिलता, बी का डायमेंशन मिलता, ए बाई बी करते, फिर ए बाई बी का कुछ डायमेंशन मिलता और फिर उसको चेक करते कि वो जो डायमेंशन है वो किसका डायमेंशन है। तो वो एनर्जी का डायमेंशन से मैच करता है। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 फोर्स इनटू वो डिस्टेंस, ठीक। ठीक है, पर ऐसा भी हो गया, ठीक। कैसे भी फाइनल आंसर जो होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए, बात ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट कंटेनिंग लाइट कमिंग फ्रॉम स्लिट इज 2:1। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी, क्या होगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का रेशियो दे रखा है, इंटेंसिटी का रेशियो, मैक्सिमम बाई मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो कैलकुलेट करना है, आई मैक्स बाई आई मिन। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, A1 प्लस A2 का द होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। और जो मिनिमम होता है क्या, A1 माइनस A2 के द होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो इंटेंसिटी का रेशियो होगा ए मैक्स बाई ए मिन ये हो जाएगा। और दोनों A1 और A2 मतलब दे रखा है, A1 बाई A2 बेसिकली दे रखा है क्या, 2/1, ठीक। तो A1 प्लस 8 मतलब हमें बेसिकली यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट करना है, तो इसको मतलब 2x या x ले सकते हो या फिर सिंपल 2 और 1 ले सकते हो, ठीक। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 - 1 1 का स्क्वायर 1। तो जो इंटेंसिटी का रेशियो होगा वो 9:1 हो जाएगा, ठीक। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीन फ्री पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ सर्टेन गैस एट STP is this where D is the diameter of gas molecules while the maintaining the standard pressure the mean free path of the molecules at this will be approximately, क्या होगा, ठीक है। तो मीन फ्री मतलब STP पे मीन फ्री पाथ दे रखा है कि इतना है, तो दिस टेम्परेचर पे मीन फ्री पाथ कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मीन फ्री पाथ जो होता है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो मीन फ्री पाथ होता है वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। अपने को बस इतना ही पता होना चाहिए। मीन फ्री पाथ का वही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो एटलीस्ट इतना याद है तो इसमें काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सिर्फ दो दे रखा है, मतलब एक लैम्डा दे रखा है कॉरेस्पॉन्डिंग STP मतलब क्या, वहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है 273 डिग्री 273 कैल्विन के बराबर, ठीक। तो λ1 बाई λ2 अपने को लॉग दीजिए, वो से थोड़ा गंदा होगा वो। तो यहाँ पे अपने को λ1 बाई λ2 का मतलब रेशियो करे तो उससे भी हो जाएगा। तो मतलब λ1 लेट से दे रखा है कितना
1500 डी किस टेम्परेचर पे? एस टी पी पे टेम्परेचर कितना होता है? 273। तो लेट्स से 273 अपने को लैम्डा कैलकुलेट करना है किस टेम्परेचर पे? 373 पे, मतलब मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करना है। तो बस दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो भी कांस्टेंट होगा इधर वो सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ टेम्परेचर का रेशियो आएगा। ठीक, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा इज इक्वल टू 1500 डी इंटू 373/273। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेटर यूज कर लो, समथिंग डी आ जाएगा, वो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ डायरेक्ट कैंसिल वैंसिल दिख नहीं रहा है, कुछ करना ही पड़ेगा। कैलकुलेटर यूज करें, देख लेट से करते हैं। 1500 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 373। 1500 इंटू 273 इंटू 373, सॉरी, 1500 इंटू 373 डिवाइडेड बाई 273। ये करें तो 2049.45। तो 2049.45, इसको राउंड फिगर करें तो ये या तो ये लिख सकते हैं या फिर 2050 भी हो सकता है। ठीक, राउंड फिगर में। अच्छा, तो यहाँ पे 2049 ही दे रखा है, मतलब डी तो आएगा ही, तो 49 दे रखा है, तो ठीक है, यही वाला जो होगा अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ठीक है, मतलब ये सब फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बाई कन्वेक्स फोकल लेंथ दिस इज कट इंटू 2 आइडेंटिकल पार्ट्स अलोंग प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। द पावर ऑफ ईच लेंस आफ्टर कटिंग विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। मतलब ऐसा कोई एक लेंस है, उसको कटिंग कैसे किया गया, एक बाई कन्वेक्स लेंस है, उसको काटा कैसे गया? ऐसे काटा गया। ठीक, तो जो काटने के बाद जो दो लेंस बनेगा, हमें उस ईच लेंस का पावर क्या होगा वो कैलकुलेट करना होगा। ठीक, करना है तो दोनों का पावर जो होगा वो बराबर होगा, ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल ही हैं। तो लेट से काटने के बाद इसका पावर लेट से पी डैश, इसका पावर पी डैश हो गया लेट से। तो इन दोनों का जो समेशन ऑफ पावर होगा वो इनिशियल पावर के बराबर होगा, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक, तो जो पी डैश प्लस पी डैश है वो इनिशियल पावर पी के बराबर होगा, और इनिशियल पावर पी कितना था? 1/f। इनिशियल फोकल लेंथ कितना था? 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 100 आएगा, क्योंकि पावर कैलकुलेट करते समय फोकल लेंथ हम क्या मीटर में पुट करते हैं। ठीक, तो उतना डायोप्टर। ये क्या हो जाएगा? 2p डैश इज इक्वल टू ये क्या 10। ठीक, डायोप्टर। तो p डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10/2 यानी कि 5 डायोप्टर। तो जो काटने के बाद जो इंडिविजुअल पावर होगा वो क्या 5 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या 5 डायोप्टर। ठीक, तो मतलब ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एटम एब्जॉर्ब फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस एंड इमिट अनदर फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस। द नेट एनर्जी अब्जॉर्ब बाई एटम इन दिस प्रोसेस इज n इंटू समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वैल्यू ऑफ n इज क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब एक एटम है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है और ये रिलीज कर रहा है, तो एनर्जी मतलब नेट एनर्जी गेन कितना होगा? तो एब्जॉर्ब कितना किया, तो hc/लैम्डा एनर्जी गेन, मतलब एनर्जी क्या होता है hc/लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू दे रखा है, लेट से ये जो है इसको λ1 बोल देते हैं, इसको λ2 बोल देते हैं। ठीक, तो λ1 जो है गेन है, तो hc/λ1 गेन माइनस hc/λ2 ये रिलीज किया, तो ये नेट एनर्जी गेन होगा। यही अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अब ये बस ये कैलकुलेट करना है। अब इसका कैलकुलेट करने का एक तरीका ये होता है कि आप 1240/λ जो होता था, एक फार्मूला होता था, अगर याद हो तो, एनर्जी कैलकुलेट करने का, अगर वेवलेंथ दे रखा है और वेवलेंथ अगर नैनोमीटर में दे रखा है तो। लेकिन वो वाला मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि वो फार्मूला यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सीधा से दे रखा है कि एच की वैल्यू दे रखा है, सी की वैल्यू दे रखा है। ठीक, और एटम टू स्टेशनरी डूइंग द प्रोसेस, ठीक है, ये तो अलग बात है, पर एच और सी की वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे एच और सी की वैल्यू डाल के, ना कि वो फार्मूला। तो उससे क्या होगा, ये इंटीजर बेस है तो एक दो इंटीजर इधर उधर हो जाएगा। ठीक, अगर उससे, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेटेड फार्मूला है। कभी कभी हम 1240/λ पुट करते हैं, तो लैम्डा नैनोमीटर में लेते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। कभी कभी 1242 भी पुट करते हैं बाई लैम्डा नैनोमीटर में लेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आता है। अब कौन सा ले इसमें, तो ज़रा भी इधर उधर होगा तो
एरर आ जाएगा, मतलब इंटीजर में, ठीक। तो यहाँ पे हम एच और सी की वैल्यू पुट करेंगे स्पेसिफिकली। एच की वैल्यू कितना 6.6 इंटू 10⁻−34, सी की वैल्यू कितना 3 इंटू 10⁸8। एच सी कॉमन ले लेते हैं दोनों में से लेट से, तो ये बनेगा 1/λ1। λ1 कितना 500 नैनोमीटर तो 10⁻⁹ माइनस 1/λ2 600 नैनोमीटर तो 10⁻⁹ ये बना। अब ये पूरा का पूरा अपने को कैलकुलेट करना है। ये जो एनर्जी आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा, ठीक। उसको हमें क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसको कन्वर्ट करना है तो क्या ई से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ कर देंगे। अब जो ये जो होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक। तो उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा वो अपना मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 10⁴ n इंटू 10⁴ आएगा। तो इसको जब पूरा का पूरा ये सब हिसाब करेंगे तो समथिंग इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो जो समथिंग होगा वही n की वैल्यू हो जाएगी। अब ये कैलकुलेशन मैं यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि टाइम टेकिंग है। आप इसको वीडियो पॉज करके थोड़ा शिद्दत से इसको कैलकुलेट कर सकते हो और फाइनल आंसर देख सकते हो कितना होगा, ठीक। मैं इसका आंसर वीडियो एडिट करते टाइम कहीं तो दिख रहा होगा आपको, ठीक, वो डाल दूंगा, ठीक। इसका फाइनल आंसर क्या है तो इसको आप खुद से कर लो, टाइम पास है। अगर नहीं तो मतलब टाइम टेकिंग है, मतलब गधा मजदूरी का काम है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। जस्ट कॉन्सेप्ट पता चला, कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है 3 पॉइंट चार्ज दिस एंड दिस आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस at distance x is equal to 0, x is equal to this and x is equal to this respectively from the origin. If q is this, r is this, the magnitude of net force experienced by charge 2q will be क्या होगा, -2q will be क्या होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ फोटो भी बना के दे रखा है, तो आधा काम तो यही कर दिया। इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इस चार्ज पे फोर्स क्या होगा, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, रिपल अट्रैक्टिव। तो K/Q1/Q2/R जो होगा एक फोर्स इधर लग रहा होगा और इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स, तो K/Q1/Q2/R इधर एक लग रहा होगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नेट फोर्स इस पे आ जाएगा। सारा वैल्यू दे रखा है, Q का वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे R की वैल्यू दे रखा है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 3r/2, तो R की वैल्यू दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये बात काम ये करना है, ठीक। चार्ज जो है वो दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁶। जस्ट गधा मजदूरी का काम है वो करना है, ठीक। दो फोर्स होगा, इसको F1 बोल देते हैं, इसको F2 बोल देते हैं। चीज़ें समझ में आया। K/Q1/Q2/R², फॉर्मूला होता है K/Q1/Q2/R², दोनों का करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। जस्ट कैलकुलेशन है, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, ठीक। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। इसको अभी आप कैलकुलेट कर सकते हो खुद से, बहुत ही इजी पीजी है, बस टाइम टेकिंग है। मैं इसको सॉल्व करूँगा, जस्ट मैथमेटिक्स मतलब कैलकुलेशन होगा और कुछ नहीं। फिजिक्स जो है वो समझ में आ रहा है, फिजिक्स क्या है इसके पीछे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सर्किट सोन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज n माइक्रोजूल, द वैल्यू ऑफ n विल बी क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा वो कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें C पता है, तो या तो इस पर चार्ज पता चल जाए या फिर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए, फिर एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस लेट से कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल पता होगा, तो वो कैसे कर सकते हैं। पहले तो इसमें से चार्ज कितना फ्लो होगा लेट से वो कैलकुलेट करते हैं। अब स्टेडी स्टेट में क्या होगा, कैपेसिटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो करता नहीं है, तो इसके थ्रू कोई भी करंट जाएगा नहीं। जो भी करंट होगा वो इधर से और इधर से होके जाएगा, ठीक। तो जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये जो है दोनों सीरीज में 9 + 3 कितना 12 हो जाएगा, तो 12 ओम ये हो गया। इधर का देखा जाए तो 4 + 2 6 ओम हो जाएगा, ठीक। 6 और 12 इन दोनों का इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में होंगे, तो इफेक्टिव क्या हो जाएगा 12 × 6/12 + 6 आर इक्विवेलेंट। ये कितना हो जाएगा 12 + 6 18, 6 3 जा 3 4 जा, तो जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा वो 4 हो जाएगा। तो जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, I = V/R, V की वैल्यू कितना 12/R, तो 3 एम्पियर का जो करंट होगा वो यहाँ से चलेगा, ठीक। अब वो करंट जो होगा वो दो पार्ट में इधर डिवाइड करेगा, तो इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा लेट से वो कैलकुलेट करते हैं। लेट से इस ब्रांच में जो करंट जाएगा I1 बोल देते हैं, इस ब्रांच में जो करंट जाएगा वो I2 बोल देते हैं, ठीक। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, अब ये भी एक तरह से टेक्निक है, ये पता होना चाहिए कि जब करंट मतलब टोटल करंट दे रखा हो और दो पैरेलल ब्रांच में अगर करंट डिवाइड करना है तो वो डिवीजन कैसे करते हैं। तो जो I1 होता है
वो टोटल करंट लेट्स आई नॉट बोल देते हैं, जो करंट इसमें से जा रहा है टोटल करंट वो आई नॉट, ये वाला जो करंट है वो आई नॉट बोल देते हैं, ठीक। तो अगर हमें इस ब्रांच में करंट कैलकुलेट करना है तो टोटल करंट इनटू ये वाला रेसिस्टेंस, दूसरे ब्रांच का रेसिस्टेंस वो कितना है 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस मतलब 6 प्लस और इधर वाले ब्रांच का 12, ये हो जाता है, ठीक। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, और I2 कैलकुलेट करना तो वो क्या टोटल करंट इसमें तो इनटू दिस ब्रांच का रेसिस्टेंस, दिस ब्रांच का रेसिस्टेंस कितना 12 डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस 6 + 12, ठीक। तो यहाँ से I1 कितना हो जाएगा I0 3 और 6/18 1/3, तो मतलब 1 एम्पियर हो जाएगा। इसमें कितना 3 × 12/18 तो 2/3, 3 से ये 3 कैंसिल तो 2 एम्पियर, ठीक। तो इस ब्रांच में जो होगा 2 एम्पियर, इसमें ब्रांच में 1 एम्पियर, ठीक। अब इससे क्या हुआ, अब इससे हम ये कर सकते हैं ऐसे कि लेट से इसको हम किसी एक पॉइंट को जीरो पोटेंशियल मान सकते हैं, इसका पोटेंशियल हम जीरो ले लेते हैं, तो इधर क्या 12 वोल्ट का पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 12 वोल्ट, ठीक। इस पॉइंट का 12 वोल्ट हुआ। अब इधर अगर हम मूव करेंगे तो इधर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा ड्रॉप करेगा। पोटेंशियल कितना ड्रॉप करेगा IR से, I1 कितना है 1 एम्पियर, तो 1 × 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। यहाँ पे 12 वोल्ट है, 3 वोल्ट का ड्रॉप हुआ तो 12 - 3 कितना हो जाएगा 9 वोल्ट। तो मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल हुआ कितना 9 वोल्ट का हो गया। तो इस पॉइंट का हमें पोटेंशियल मिल गया 9 वोल्ट, ठीक है। इस ब्रांच में अगर जाएँ तो 12 वोल्ट और यहाँ पे कितना करंट I2 की वैल्यू क्या है 2 एम्पियर, तो 4 × 2 8 वोल्ट का ड्रॉप होगा, तो 12 - 8 कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना 12 - 8 4 वोल्ट, ठीक। तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल मिल गया, तो कैपेसिटर के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा 9 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इस कैपेसिटर के थ्रू। तो जो एनर्जी स्टोर होगा वो कितना हो जाएगा, एनर्जी इजकल टू क्या हाफ CV², ठीक। तो हाफ C की वैल्यू कितना 6 माइक्रो मतलब माइक्रो जूल में आएगा, ठीक। हमें माइक्रो जूल में कैलकुलेट भी करना है तो सिर्फ हम 6 लेंगे इंटू V², V की वैल्यू कितना है 5, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 5, तो 5 का स्क्वायर 25, ये 3 75 माइक्रो जूल। तो जो एनर्जी स्टोर होगा कैपेसिटर में वो कितना हो जाएगा 75 माइक्रो जूल, ठीक। तो ये मतलब अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 75 जो होगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये अगला लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा है तो पेशेंस के साथ पढ़ेंगे। ये क्या बोल रहा है, एन इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ 100 टन इज वार्प्ड अराउंड अ वुडन सिलेंड्रिकल कोर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस, ठीक है। The two end of the wire is connected to a resistance. The total resistance of the circuit is this if externally applied uniform magnetic field in the core along its axis changes from 1.5 Tesla in one direction to 1.5 Tesla in other direction, ठीक है। The charge flowing through the point in the circuit during the change in magnetic field will be क्या होगा, मतलब समथिंग माइक्रो कूलम। तो हमें कितना चार्ज होगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक। पूरा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। मुद्दे की बात क्या है कि मतलब एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है और वो 100 टर्न मतलब उसको वार्प किया गया है, ठीक है, मतलब 100 टर्न ऐसे किया गया है और टोटल चार्ज इसके थ्रू कितना फ्लो करेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले तो चार्ज फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, अगर फ्लक्स के टर्म में देखा जाए तो ∇φ/r चेंज इन फ्लक्स बाई रेसिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक। अब इसका जो रेसिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है 12 ओम दे रखा है, मतलब इस पूरे कॉइल का जो रेसिस्टेंस है वो कितना है 12 ओम है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस तो हो गया, फ्लक्स में चेंज कितना होगा वो कैलकुलेट करना होगा 12, तो ये हो गया 12 ओम। अब चेंज इन फ्लक्स का मतलब क्या φ1 - φ2 या फिर φ2 - φ1। और फ्लक्स के लिए दे रखा है, फ्लक्स क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो रहा है डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक। मतलब इनिशियली 1.5 टेस्ला था, फाइनली भी 1.5 टेस्ला है, पर वो दूसरे डायरेक्शन में है, ठीक। तो दूसरा वाला मतलब एक फ्लक्स पॉजिटिव होगा तो दूसरा फ्लक्स क्या होगा निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन पूरा का पूरा मतलब एक बार ऊपर से जा रहा था मैग्नेटिक फील्ड तो दूसरी बार नीचे से जा रहा है, तो एक बार फ्लक्स पॉजिटिव होगा तो दूसरी बार फ्लक्स क्या होना चाहिए निगेटिव होना चाहिए, ठीक। तो बेसिकली φ1 का अब लेट्स से फाई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फ्लक्स इजकल टू क्या मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, लेकिन इसमें दे रखा है कि 100 टर्न्स है तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। तो ये फ्लक्स बन जाएगा मतलब BAN मैग्नेटिक फील्ड एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न्स।
तो लेट्स से इसका अगर बी ए एन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी ए एन, मतलब इनिशियल फ्लक्स, क्योंकि वो निगेटिव होगा जैसा कि हमने देखा। तो ये ट्वाइस बैन के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये चेंज इन फ्लक्स हो गया, और रेसिस्टेंस अपने को पता है, तो जो चार्ज फ्लोन होगा वो क्या हो जाएगा 2, मैग्नेटिक फील्ड 1.5, दोनों तरफ दोनों बार मैग्नीट्यूड बराबर ही है, ठीक। अगर बराबर नहीं होता है तो क्या करते हैं, फिर दोनों मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करते हैं, ठीक। यहाँ पे कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ और होता है, पर दोनों बराबर है तो दोनों सिंपल ऐड हो जा रहा है यहाँ पे। तो 2 1.5, एरिया की वैल्यू क्या दे रखा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर अगर इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कितना 100 दे रखा है, डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस 12, ठीक। अब यहाँ पे काट कूट करेंगे तो इसको क्या 12 से 2 टाइम्स में, और ये क्या होगा 1.5 इंटू 2 3, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू ये करे तो कितना 10⁻⁻² हो जाएगा, मतलब -4 और 100 -2 हो जाएगा। अपने को क्या मिली में कैलकुलेट करना है, तो डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसको क्या 60 इंटू 10⁻³ कूलम हो जाएगा। मिली कूलम करना है तो 60 मिली कूलम हो जाएगा, 10⁻³ को हम मिली लिख सकते हैं। तो जो चार्ज फ्लो आया वो कितना 60 मिली कूलम, ठीक। तो ये मतलब अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 60 मिली कूलम, ठीक। तो सवाल कंप्लीट हुआ, यही सवाल बोल रहा था। इसमें मेन मुद्दे की जो फॉर्मूले थी वो ये थी, वो ध्यान में रहना चाहिए कि जो चार्ज फ्लो होता है क्या चेंज इन फ्लक्स बाई रेसिस्टेंस के बराबर होता है, विथ माइनस साइन होता है, पर ठीक है साइन का कुछ लोचा नहीं है यहाँ पे, अपने को जस्ट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन एन एक्सपेरिमेंट विथ सोनोमीटर व्हेन द मास दिस इज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग इट वाइब्रेट with fundamental frequency 30 hertz, ठीक है। when a mass m is attached the string vibrate with fundamental frequency this then the value of m will be क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सोनोमीटर में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/12, मतलब बेसिकली v बाई लैम्डा के बराबर होता है, लैम्डा जो होगा 12 के बराबर, और जो v होता है वो √T/μ के बराबर होगा। अब देखा जाए तो लेंथ सेम ही है, जो मास पर यूनिट लेंथ होगा वो भी सेम ही होगा। इसमें चेंज क्या हो रहा है, मास चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है, तो मतलब एम पहले एम मास पहले 180 ग्राम मास था, अब एम मास कर दिया गया, तो मास चेंज हो रहा है, उसकी वजह से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। मास चेंज होने की वजह से क्या होगा टेंशन चेंज होगा, टेंशन किसके बराबर mg के बराबर होता है, ठीक। तो हमें दोनों का रेशियो जस्ट कैलकुलेट कर देते हैं, F1/F2 कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा √T1/T2 हो जाएगा, बाकी जो कांस्टेंट है वो सब खत्म, कुछ काम का नहीं। तो सिंपल, तो F1 की वैल्यू कितना दे रखा है 30, F2 कितना दे रखा है 50, मतलब पहले कितना था 30 बाद में 50 हो गया। पहले मास कितना था 180 ग्राम में था, लेट से ग्राम में ही रखते हैं, m इंटू जी के बराबर होगा, तो जी वैसे भी कैंसिल होगा, लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाद में m ग्राम, लेट से इसको भी ग्राम में ही रखते हैं, फाइनली हमें ग्राम में ही करना है, ठीक। तो कोई लोचा नहीं, या फिर अब इसको भी केजी, इसको भी केजी में कन्वर्ट करोगे एनीवे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। लेट से m ग्राम में हम ले रखे हैं, तो बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे। एग्जाम्स में भी आप ऐसे प्रोसीड कर सकते हो अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है तो, कि मतलब फालतू की चीज़ें लिखे नहीं, जो काम की चीज़ें वो जल्दी से पहचान जाएं कि क्या चीज़ें लिखना है और क्या नहीं लिखना है, ठीक। इसको कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 3/5 का स्क्वायर 9/25 दैट इज इक्वल टू 180/m। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू 9 से ये 20 टाइम्स में m 20 इंटू 25, तो 25 दूना के 50, 500 ग्राम हो जाएगा। तो जो m की वैल्यू होगी ग्राम में क्या 500 ग्राम हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा वो क्या 500 हो जाएगा, ठीक। सवाल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है ए लाइट रोप इज वाउंड wound around a hollow cylinder of mass this and radius this. The rope is pulled with a force this. The angular acceleration of the cylinder will be क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। मतलब किसी हॉलो सिलेंडर में ऐसे रस्सी अटैच किया गया है और उस रस्सी को हम कितना फोर्स से खींच रहे हैं 52.5 न्यूटन यहाँ पे दे रखा है। तो उसकी वजह से क्या होगा बेसिकली टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वजह से ये रोटेट करेगा। तो इक्वेशन क्या होता है टॉर्क इजकल टू आई अल्फा, सिंपल। टॉर्क की वैल्यू दे रखा है 22.5। आई क्या हो जाएगा, ये क्या है हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr² के बराबर। यहाँ पे मास कितना दे रखा है सिलेंडर का 5 kg और रेडियस भी दे रखा है 70,
मास कितना mr², तो m की वैल्यू 5, रेडियस 70, सेंटीमीटर में दे रखा है, ये ध्यान देंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। mr², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, तो यही हो जाएगा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा है, जस्ट इसके बाद कैलकुलेशन है, कर सकते हो और काफ़ी ईजी है, ठीक। तो मतलब करने पे अल्फ़ा की वैल्यू हमें फाइनली मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू यू, द एनर्जी स्पेंड इन दिस प्रोसेस इज ई जूल, ओके। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द कार फ्रॉम यू टू यू इज एन ई जूल, देन द वैल्यू ऑफ एन विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब दे रखा है किसी कार को 0 से यू अगर ले गया गया तो उसमें जो एनर्जी लग रहा है वो ई लग रहा है। अगर उसी कार को, कैमरा 1 मिनट ऑन करते हैं, अब बोल रहा है कि उसी कार को अगर यू से टू यू ले गया गया तब जो एनर्जी होता है वो एन ई लग रहा है, तो हमें एन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से यहाँ एनर्जी कितना लगेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो जो ई है वो किसके बराबर होगा, हाफ एम फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यू² माइनस 0, तो ये बेसिकली यू² के बराबर होगा। जो एन ई होगा वो क्या, हाफ एम फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, तो 4u² माइनस u², 3u², ठीक। 3 को कॉमन ले तो हाफ mu² बनेगा, और हाफ mu² की वैल्यू क्या है, ई, तो 3 इंटू ई के बराबर हो जाएगा बेसिकली ये। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गया, 3, ठीक। तो मतलब यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 प्लेट A and B have thermal capacity this and this respectively. They have same surface area and thickness. They are placed in contact along their surface. If the temperature of outer surface of A and B are kept at this and this respectively, then the temperature of the surface in contact in steady state will be, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सवाल समझ में आ रहा है क्या, मतलब 2 प्लेट है ऐसे, लेट से ये ए हो गया और ये दूसरा प्लेट ऐसे बी हो गया, ठीक है, ठीक। दोनों का जो बोल रखा है कि जो लेंथ है मतलब थिकनेस है वो सेम है और एरिया सेम है, मतलब ये जो एरिया होगा यहाँ पे वो सेम है, ए एरिया, ठीक। थर्मल कंडक्टिविटी दोनों का अलग अलग है, मतलब एरिया को लेट से A0 बोल देते हैं, ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है। थर्मल कंडक्टिविटी दोनों का अलग है, के ए जो इसका है कितना 84, और इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी बी का है वो कितना 126 है, ठीक। ये जो जंक्शन है उसका टेम्परेचर लेट से टी बोल देते हैं, और बोल रखा है कि जो ए और बी का आउटर टेम्परेचर है वो 100 और 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया गया है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस है और लेट से इसको 0 डिग्री सेल्सियस ये है, ठीक, ऐसे मेंटेन किया गया है। तो स्टेडी स्टेट में ये जो जंक्शन या फिर जो सरफेस कांटेक्ट में है उसका टेम्परेचर क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, जितना एनर्जी इधर से फ्लो कर रहा है उतना एनर्जी इधर से फ्लो कर जाएगा, ठीक। तो जो करंट फ्लो मतलब एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो जो होगा वो सेम होगा। रेट ऑफ एनर्जी फ्लो किसके बराबर होता है, के ए डेल्टा टी बाई एल के बराबर होता है, ठीक। तो दोनों का बराबर होगा। तो लेट से ये ए के लिए और के ए डेल्टा टी बाई एल बी के लिए दोनों बराबर होगा, ठीक। अब ए के लिए फॉर्मूला लिखे तो के ए का कितना है 84, एरिया ए है, दो एरिया और लेंथ दोनों का सेम ही है तो बेसिकली वो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक। एरिया दोनों का सेम है और लेंथ दोनों का सेम है, ये खत्म, बचा क्या सिर्फ डेल्टा टी। तो डेल्टा टी ए के लिए कितना हो जाएगा 100 माइनस टी, इसको सेल्सियस में हम छोड़ सकते हैं क्योंकि एट द एंड बेसिकली हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो सेल्सियस या फिर केल्विन स्केल पर डिफरेंस जो होता है वो सेम ही होता है, ठीक। तो सेल्सियस में ही रहने देते हैं, वैसे भी फाइनल में सेल्सियस में ही कैलकुलेट करना है टी की वैल्यू, तो सेल्सियस में ही रहने देते हैं। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा 100 माइनस टी, तो 84 इंटू 100 माइनस टी दैट इज इक्वल टू बी 126 इंटू डेल्टा टी, बी वाले केस में कितना हो जाएगा टी माइनस 0, ठीक, क्योंकि ये हायर टेम्परेचर होगा, टी माइनस 0, ठीक। तो वहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इसको पहले तो क्या काट कूट करें तो क्या होगा 6 2 जा 4, 6 नहीं किससे 124 है, अच्छा 126 है, यहाँ पे 126 है, मैंने 4 लिखा है, ठीक। तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 2 और 1, और 6 से इसको करें तो 6 1 और 24, तो 6 4 जा 24, 7 2 जा 7 3 जा, तो इसको करें तो 200 माइनस 2t दैट इज इक्वल टू 3t, 2t को उधर ले जाए तो 5t, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 200/5,
5 4 0 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि फाइनली हमें सेल्सियस में ही सब कुछ ले रखे थे हमने। तो जो टेम्परेचर होगा जंक्शन का वो 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक। तो ये मतलब अपना फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। बोल रहा है कि स्ट्रेट वायर ए बी ऑफ मास 40 ग्राम एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज सस्पेंडेड बाई अ पेयर ऑफ फ्लेक्सिबल लीड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.4 टेस्ला एज सोन इन द फिगर, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट रिक्वायर्ड इन द वायर टू रिमूव टेंशन इन द सपोर्टिंग लीड इज क्या होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। मतलब एक रॉड को ऐसे सपोर्ट किया गया है 2 लीड से, या फिर 2 स्प्रिंग जैसा दे रखा है, जो भी चीज़ है ये। अब बोल रहा है कि अगर हमें इसमें करंट कितना फ्लो कराया जाए ताकि इसमें कोई भी टेंशन ना हो। तो बेसिकली इसमें कुछ करंट हम फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है फोर्स लगाएगा इस पर ऊपर की तरफ, और वो जो मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए वो इस mg के बराबर होना चाहिए, तब जा करके इसमें कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, ठीक। तो इस केस में क्या मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो mg के बराबर होना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, आई एल बी, एल क्रॉस बी, सब कुछ परपेंडिकुलर है तो आई एल बी हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू एम जी। आई के वैल्यू कैलकुलेट करना है तो वो एम जी बाई एल इंटू बी के बराबर हो जाएगा। सिंपल वैल्यू पुट कर देते हैं। एम कितना दे रखा है 40 ग्राम, के जी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना 40/1000 इंटू जी, जी की वैल्यू क्या 10, डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर, और मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.4 टेस्ला। तो लेंथ कितना 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 ऊपर जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.4, पॉइंट हटाएं तो ऊपर 10 जाएगा। तो ये करंट हो जाएगा। इसको काट कूट करें तो कितना होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 खत्म, 5 से ये 8 टाइम्स में, और 4 से ये 2 टाइम्स में। तो जो करंट होगा वो क्या 2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक। तो ये मतलब अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे वो क्या 2 एम्पियर, ठीक। तो बस ये सवाल कंप्लीट हुआ। तो आई होप कि कुछ समथिंग अराउंड 1 घंटा, थोड़ा ज़्यादा लग गया। तो मतलब आपको 1 घंटा से कम टाइम में करना है ये, मतलब खैर वैसे जो हम जैसे हम कर रहे हैं, हमें तो इस चीज़ों को कितनों बार पढ़ लिए हैं तब इतना थोड़ा स्पीड अप से हो पा रहा है। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर हम चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे, आपको सॉल्व करते टाइम एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो, थोड़ा रैपिड फायर राउंड लिए। ये अच्छा प्रैक्टिस हो जाए, जिस तरीके से हम कर रहे हैं उसी तरीके से आप करोगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक। और कुछ बातें जो कि डिस्कस करनी थी एंड में, कि मतलब जैसे कि ये 6 पेपर हो गया अपना, एक और पेपर हम सॉल्व करेंगे तो अपना 7 पेपर जो हमने बोल रखा था, 7 पेपर चैलेंज ले रखा था, वो कंप्लीट हो जाएगा। इस 7 पेपर सॉल्व करना एक काफ़ी बड़ी बात है। अगर आपने सॉल्व किया है तो आप अच्छे खासे पोजीशन पे हो, ठीक। आपको कुछ आइडिया भी लग गया होगा पेपर का देने का, पेपर सॉल्व कैसे करते हैं। इसका काफ़ी बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद और आप आगे क्या चाहते हो, जैसे कुछ दिनों एग्ज़ाम्स नज़दीक ही है तो अब कुछ नया करना तो मतलब सही नहीं है। जो आप चीज़ें ऑलरेडी कर ली है उसी को रिवाइज करना ज़्यादा बेटर है। पर उसमें भी आप जो कुछ अगर चाहते हो तो वो नीचे कमेंट्स में बता सकते हो कि इसके बाद और आपको क्या चाहिए, उसके रिगार्डिंग देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाएंगे आगे, ठीक। कुछ लोग बोल रहे थे कि जैसे कि बहुत सारे लोगों का रोटेशन, फ्लूइड और ऑप्टिक्स ये छूटा हुआ है। रोटेशन और फ्लूइड बोल रहे थे कि मतलब रोटेशन थोड़ा हेवी चैप्टर है, फ्लूइड भी थोड़ा सा है, तो इसका रिवीजन कराने को, तो इसका बोल रहे थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के रिवीजन कराने को। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर या तो आप नीचे कुछ सजेशन में दो, नहीं तो ये 7 पेपर अगर कंप्लीट हो जाएंगे, और आप अगर कुछ लोगों ने बोला, जैसे कि 1 2 कमेंट्स अभी तक आए थे, ज़्यादा लोग बोलते भी नहीं, ज़्यादा लोग है भी नहीं, पर जितने भी लोग जुड़े हैं उनका भला हो, उनके लिए जो आप बोलोगे उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होगी। तो उसमें से कुछ लोगों ने बोला था मतलब इन तीनों चैप्टर्स का रिवीजन कराने के लिए। तो ये कंप्लीट होने के बाद हम ऐसा कर सकते हैं, अगर आपने बोला और भी लोगों को ज़रूरत हुआ नीचे कमेंट्स में बताओ, या तो रोटेशन, फ्लूइड और ऑप्टिक्स का तीनों का कंबाइन करके क्वेश्चंस ले लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हेल्पफुल होंगे, और उसके थ्रू रिवीजन कर लेंगे, या फिर और भी कुछ और आप चीज़ें चाहते हो तो वो नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें आगे डिसाइड करेंगे, ठीक। बाकी आप यूजुअल प्रिपरेशन करते रहें, रिवीजन करते रहें, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, फालतू की इधर उधर की बातें ना सोचें। एग्ज़ाम्स का डेट भी आ चुका है, बहुत सारे लोग का 6 अप्रैल या फिर 4 अप्रैल के आसपास, मतलब जितने लोगों ने बोला अभी उसके अकॉर्डिंग जो मतलब यहाँ देख रहे हैं।
एग्ज़ाम है। तो कुछ आज जैसे कि 29 हो गया, ठीक, तो कुछ ही दिन, मतलब 6-7 दिन बचे हुए हैं। तो बाकी लास्ट के तो 2-3 दिन तक आप पूरा एग्ज़ाम मूड में रहोगे कि मतलब जो है वही करेंगे। बाकी 3-4 दिन इधर और कुछ चीज़ें कर सकते हो, ठीक, वो मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है या फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। फिर उसके बाद तो एंड में 1-2 दिन पहले रिकमेंडेड ये होगा आराम करो, थोड़ा सा रेस्ट लो, काम मूड में जाओ, हेल्थ पे ध्यान रखो, और जो भी चीज़ें आपने पढ़ रखा है वो रिवाइज करो, वही चीज़ें मतलब देखते रहो, फार्मूला देखते रहो, ठीक। लास्ट के 1-2 दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना उतना बेनिफिशियल। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रफ एंड टफ, कुछ भी फिक्स पाथ नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें डिसाइड कर सकते हो। मैं एक यूजुअल बातें बता रहा हूँ जो ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि लास्ट के 1-2 दिनों में वो लोग ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते, जो यूजुअली या तो थोड़ा रेस्ट लेते हैं और मतलब थोड़ा एनर्जी गेन करो कि वहाँ पे जा कर के अपना बेस्ट देना है, और कुछ फार्मूला रिवीजन वगैरह कर सकते हो, ठीक। खाना पे, हेल्थ पे ध्यान दो, वाटर आप लेते रहो दिन में प्रॉपर टाइम इंटरवल पे। एग्ज़ाम्स हॉल में भी, एग्ज़ाम हॉल में तो पानी ले जाने देते नहीं है, वहाँ पे मिलता है शायद। अभी नया रूटीन के अनुसार, नया रूल्स जो होगा आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। और मतलब क्या, अभी आप प्रॉपर फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेते रहो, एक्सरसाइज थोड़ा सा कर लो, फिटनेस थोड़ा सही रहे, ठीक। मेंटल के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी ज़रूरी है। और क्या, हेल्थ पे ध्यान देते रहो, ठीक, और एज यूजुअल जैसा प्रिपरेशन चल रहा है करते रहो, ठीक। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।